मेरा आपसे सवाल ये है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हम सब जानते हैं, बात करते हैं। मगर इस स्टडी में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार यानी कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को एक ब्रॉड सेंस में डिफाइन किया गया है। घरेलू हिंसा, घर से बाहर वर्क प्लेस पर होने वाली हिंसा, उसे ज़रा आप समझाएँगी? अम, महिला किसान अधिकार मंच में हम पिछले लगभग अब 10 साल से महिलाओं के किसानों की पहचान की बात कर रहे थे और उनके संसाधनों पर अधिकार, उनकी पहचान न होने से उनकी आजीविकाओं के असर की बात कर रहे थे। अ, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आज भारत देश में 2011 के सेंसस लास्ट सेंसस में तो 55% महिला श्रमिक वो खेती खेती या किसानी में श्रमिक थे और 24% महिला खुद कल्टीवेटर्स खुद जो अपनी किसानी करते थे वैसे लिखे गए हैं। पर अभी 21-22 के भी पीरियोडिक लेबर फोर्स के आप आंकड़े देखें तो 62.3 विमेन वर्कर्स खेती से जुड़े अ, कामों में लगी हैं और ये सारा काम की क्या परिस्थिति महिलाओं की इन कार्यस्थलों पर हिंसा की क्या परिस्थिति है। हम भारत में काफी सारा वर्क प्लेस वायलेंस महिलाओं पर होते कानून आने के बाद प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कानून आने के बाद एट वर्क प्लेस उसके बाद हम काफी सारे इस बात की चर्चा और टिप्पणी करते रहे हैं। कानून ने बहुत सारी महिलाओं को ताकत दी है कि ये बात को उजागर करें। पर इनफॉर्मल क्षेत्र के कार्यस्थल देखें तो सबसे बड़ा वर्कफोर्स खेती में है और इसमें हम हिंसा की बात कहाँ देखें और किस तरह से देखें, इसको उजागर करने के लिए महिला किसान अधिकार मंच और फेमिनिस्ट पॉलिसी ग्रुप ने ये सोचा है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने की जरूरत है क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लिखा गया है। सेजल हम जानते हैं कि घरेलू हिंसा और बाहर वर्क प्लेस में जैसे आप बता रही हैं, इन दोनों जगहों पर महिलाएं जो है वल्नरेबल होती हैं। अपने कार्यस्थलों पर प्रतिदिन जो अनुभव की जाने वाली उत्पीड़न जो फेस करती हैं उनकी डेली लाइफ में, उसकी क्या प्रकृति, उसके क्या रूप होते हैं? मैंने आपको पहले भी सुना है इसके बारे में बात करते हुए। आपने कई सारे ग्राउंड वर्क में बहुत महिलाओं से आप मिली हैं, उनसे संपर्क किया है। तो उदाहरण के साथ आप हमारे ऑडियंस की थोड़ी समझ के लिए बता सकते हैं। तो हम लोग ने जब ये रिसर्च चालू किया तो हमारे अनुभव काम से आ रहे थे, बहुत सारे आ रहे थे। मेरा काम ज्यादातर आदिवासी इलाकों में रहा है जहाँ पर बहुत सारे विस्थापित माइग्रेंट वर्कर्स जो गुजरात के ईस्टर्न जोन से वेस्टर्न जोन पे काम करने जाते हैं, लगभग 500-600 किलोमीटर दूर। इसके कारण बहुत स्पष्ट रीत से गुलीबिन ने भी बताया कि जिस तरह की स्ट्रक्चरल रीजंस है, इतना एंडेमिक पॉवर्टी है, गरीबी है, बहुत कम जमीनें हैं और कोई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज वहां पर स्थानिक खड़ी नहीं होती हैं। तो ये दोनों ये मजदूर लंबे समय के लिए खेती करने जाते हैं वेस्टर्न एरियाज में जहाँ इरिगेटेड लैंड है और ये भाग पर भी खेती करते हैं भाड़े जमीन लेकर। तो एक वो तबक्का था और बहुत सारे अक्सर हमें ये बनाव सुनाई में देते थे, संगठन डील करता था जहाँ मजदूरी पूरी नहीं मिली, निकाला गया था उनको काम से। कोविड जैसी परिस्थितियों में तो ऐसे ही अबेंडन कर दिया गया था और बहुत सारे मजदूर जैसे शहरी मजदूर शहर से गांव वैसे लौटे, वैसे ही ऐसे मजदूर भी बहुत बड़े पैमाने पर अपने अपने काम के स्थल से वापस अपने गांव लौटे। तो ये एक जो पूरा लार्ज समूह हो जहाँ पर महिला श्रमिक बहुत बड़ी तादाद में है, वो है जो खेत मजदूर है। दूसरा एक साइट जो खास करके महाराष्ट्र ने एक्सप्लोर किया वो केन कटर्स, शुगर केन कटर्स हिंदी में क्या कहते हैं शुगर केन को? करना।
गन्ने की गन्ना खेती। गन्ना की कटाई करने वाले मजदूर बीड़ महाराष्ट्र में, उनसे उन्होंने मुलाकात ली और बातें की। और ऑफ कोर्स तेलंगाना में भी दलित मजदूर जो अपने गांव के पास 10-15 किलोमीटर के अंदर मजदूरी करने जाते हैं, उनसे बात की। दूसरा एक जो पूरा हमने बात की जिन महिलाओं से, वो जो अपनी अपनी खुद की खेती करते हैं, और खास करके हमने कंसंट्रेट किया एकल महिलाओं पर। ये थी विधवा हैं, या फिर बेटियां हैं जो अपनी जमीन, पारिवारिक जमीन पर अपना हक लेकर खेती कर रही हैं। और तीसरा था जो फार्म सुसाइड अफेक्टेड फैमिलीज हैं, जहां पर किसी पुरुष ने खुदकुशी की है एग्रेरियन डिस्ट्रेस के चलकर। अ, वहां पर महाराष्ट्र और तेलंगाना में उन महिलाओं से भी बात की। और तीसरा जंगल या कॉमन्स में जाने वाली महिलाएं। जैसे आप हाथरस का भी केस देख लो, तो एक्चुअली वो महिला किसान थी, वो अपना घासचारा लेने निकली थी। और उसके साथ ये बनाव और हादसा इतना बड़ा हुआ कि हम उसको कार्यस्थल, वो क्या कर रही थी वहां पर और कैसे हुआ ये हादसा, क्या रिलेशंस थे उनके जमीन के और मजदूरी के, उसको हमने देखा ही नहीं, क्योंकि ये मसला ही फिर इतना बड़ा जाति को लेकर हो गया। जो ये संबंध हर एक स्थल पर श्रमिकों के साथ होते हैं, क्योंकि जो जमीन मालिक हैं वो ऊंची जाति के हैं, अ, पैसे वाले हैं। श्रमिक ज्यादातर दलित, आदिवासी और ओबीसी परिवारों से, लैंडलेस या कोई गरीब परिवारों से आते हैं। तो एक सत्ता का तो वहीं पर बहुत ही इम्बैलेंस हो रहा है, और जहाँ सत्ता का इतना इम्बैलेंस है वहाँ हिंसा भी बहुत देखी जाती है। और हिंसा होगी वहाँ महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा होना भी हमें पाया जाना चाहिए, पर इसकी बात ही उजागर ज्यादातर होती नहीं है। तो हमने ये 3 साइट्स की महिलाओं से बात की। तो पहले जो बात करेंगे वो श्रमिकों की बात करेंगे, खेत मजदूर जो जाते हैं। तो गीता से बात कर रहे थे कि क्या बीतती है। तो बोलते हैं पहले तो हम जिस जगह पर रहते हैं, हम गांव में नहीं रहते हैं, हम खेत के बीच में, खलिहान के बीच में एकल में रहते हैं। बहुत बार वहाँ कच्ची सी झुपड़ी बना के रहते हैं। पानी, टॉयलेट्स की कोई सुविधा नहीं होती है। ये गन्ना काटने वाले मजदूरों ने भी ये स्थिति बनाई, और ये परिस्थिति अपने आप में एक वल्नरेबिलिटी और वंचितता पैदा करती है, जिससे महिलाओं का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। छोटी बातों लेकर के भी गांव में नहाना, अपने गांव में सुरक्षित महसूस करना, और एक अन्य जगह पर नहाना, तो दिन में हम बहुत ही अंधेरे में जाके नहाते हैं, तो भी ये दिखता है कि काफी सारे पुरुष आके देख रहे हैं हमें उस खेत मजदूर में, और एक असुरक्षितता वहां से महसूस होना शुरू हो जाती है। इसके बाद काम के घंटे, महिलाओं के जैसे अन्य महिलाओं के काम है, वैसे इन महिलाओं को भी अपने घर का पूरा काम खत्म करके, रसोई, सफाई, बच्चों का खाना पीना करके फिर खेत में जाना होता है। और खेत में बहुत ही, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मजदूर हैं, ये उनको बिल्कुल समय अ, ना रेस्ट करने का, या साथ में इवन 2 महीने का बच्चा है तो उसको ब्रेस्ट फीड करने का, टॉयलेट जाने का, ये सब पर पाबंदियां। और इतना, अब तो ये श्रमिकों का ये भी एहसास था कि क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बहुत सारे महिला श्रमिकों के हाथ में पैसा नहीं आता है। आदिवासी परिवारों में परिवार के साथ जाते हैं तो पूरा परिवार का पैसा फिर पुरुषों के पास चले जाता है, तो महिलाओं का खुद का उनकी कमाई पर भी कोई निर्णय या कोई भूमिका बहुत कम रह जाती है। और उनकी असुरक्षित, उनकी जो रोज बरोज की अ, हिंसा के जो बनाम हमने सुने, वो ये था कि ये एकलता का
गैर फायदा लेकर पुरुषों को भेज देना। जैसे हम श्रमिकों को पूछ रहे थे क्या होता है, बहुत कम बात करती हैं, पर वो कह रही थी कि पुरुष को भेज देना, रात को की सिंचाई करना है खेत में भेज देना, हम अकेले रह जाते हैं बच्चों के साथ। और तब बहुत बार अ, खेत वाला आके हम पर अटैक करता है। अब हम पति को भी कैसे बताएं, क्योंकि वो कहेगा कि तुम्हारा पहले से संबंध था, ये एक शक का महसूस हो सकता है कारण। और कुछ बताएं नहीं तो ये भी है कि हम बहुत सारे कर्जा लेके आए हैं और हमने हर महीना कुछ कर्जा वापसी में लिया है। हिसाब तो अंत में होता है, कहीं पर भी बीच में झगड़ा होता है तो हमें तुरंत निकाल दिया जाता है और हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम कहाँ जाके इसका न्याय मांगे। तो ये दोनों डर के कारण महिलाएं खुद भी रिपोर्ट करने से डरती हैं, अपने घर से भी, और बाहर की कोई व्यवस्था पता नहीं है। हमें 3 किस्से मिले जो इतने गंभीर थे कि महिलाओं को पुलिस में जाना पड़ा। अम, दुर्गा आई थी मध्य प्रदेश से लगभग 700 किलोमीटर दूर गुजरात के एक गांव में काम कर रही थी और उसके सारा परिवार साथ में था और 16 साल की उसकी एक बहन भी आई थी घर में। उस दिन बहन बीमार थी और उसके साथ 3 बच्चे थे और ये सब कॉटन पिकिंग कर रहे थे खेत में। परिवार के माँ बाप, बहन बहनोई, भाई तो काफी पास के खेत में चुन रहे थे। दूसरा मजदूर आके उसको उठा के लेके गया मोटरसाइकिल पर भाग के। छोटे बच्चे थे, वो चिल्लाते रहे जब तक माँ बाप आए, तब देखा कि कोई मोटरसाइकिल पर लेके जा रहा है इस लड़की को। तो पुरुष आए, बीच में लड़की को बिठाया, लेके गए। अब दास्तान वहां से शुरू हुई। वो पुलिस गुजरात में जा सकते हैं या नहीं वो सोचते रहे, कैसे जाएं। खेत वालों से कहा कि ऐसा हुआ है, आप मदद कर दें, हम आपके वहां काम कर रहे हैं 1 साल से। पर उसने कहा आपको जाना है अकेले जाओ। अ, बहन बहुत पढ़ी लिखी नहीं है पर बहुत ही हिम्मत वाली थी। उसने जाना शुरू किया। बोलती मैं 4 दिन तक रोज सवेरे से शाम बैठी रहती थी पर पुलिस मेरी कंप्लेन नहीं ले रही, मुझे एफआईआर फाड़ के नहीं दे रहा। फिर किसी तरह से मुझे एक पता चला। दूसरा बनाम हमने दाहोद का सुना। मजदूरी कर रहे थे, बहुत ही गरीब परिवार है, कोई खेती यहाँ नहीं है। हर साल जाते हैं 3 बच्चों को लेकर। बड़ी बच्ची जो 13 साल की है वो दूसरे 2 छोटे बच्चों को भी संभालती है। माँ बाप खेत मजदूरी करते हैं। वहां पर भी एक दूसरा मजदूर इस लड़की को उठा के लेके गए। वो माता पिता 15 दिन तक एक अनजाने, वो अपने गांव का भी नाम नहीं जानते हैं। वो काठियावाड़ गए हैं वैसा कहते हैं। वो किसान को जानते हैं। किसान ने मदद नहीं की। उनको पता चला कि ये मजदूर शायद बाजू के खेत में काम करने वाला दूसरा मजदूरी लेके गया है। उसके पास गए, उसका आधार कार्ड वो छोड़ के गया है, वो लापता है। उसका आधार कार्ड भी दे दिया। पर चक्कर काटते रहे। पुलिस ने बिल्कुल जी, कोई बात नहीं। अ, वो महिला और परिवार थक हार के 15 दिन में वापस अपने गांव चले आए, 500 किलोमीटर दूर। वहां एक पंचायत की यंग महिला सदस्य जो संगठन की भी मेंबर है, उसे पता चला ये आए हैं और लड़की नहीं है। पता किया, फिर वो संगठन की महिलाओं को लेके वापस गई 500 किलोमीटर। वो बोली 2 दिन तक रुकी, हमने पूरा जोर लगाया, तब जाके पुलिस ने चाइल्ड लाइन के थ्रू ये दर्ज किया। बोला ये आदमी का पता है, इसके और परिवार वाले यहीं रह रहे हैं। मध्य प्रदेश वाले केस में भी उस आदमी का फोन नंबर मिला था बहन को, उसने भी पुलिस से दिया। मध्य प्रदेश की लड़की को 8 महीने बाद पुलिस ने ढूंढा। तब तक वो महिला का खूब ही शोषण हुआ था, अत्याचार हुआ था। उसकी कोई तरह से उसको बांध के रखा गया था। बोल रहा था वहां सिर्फ अकेला जो खेत मालिक था वो आता था, वो भी मिला जुला था इसमें। उसको भी एक मुफ्त का मजदूर मिल गया। मुझे डराते थे, कुएं में बीच में लटका के छोड़ते थे कि तूने आवाज की तो देखना। तो ये डर के माहौल में वो महिला प्रेग्नेंट हो गई। इस बच्ची को रेस्क्यू करते
पुलिस ने थोड़ा दबाव डाला, तीसरे दिन उसका पता चला और ये लड़की को भी गन्ने के खेत में पकड़ के लेके गया था, उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ था और उस लड़की को रेस्क्यू किया। ये दोनों किस्सों में भी इतनी गंभीर बाबत, तो एक जो श्रमिक अलग जगह पर जाता है, वहाँ पूरी व्यवस्था में कौन उसका साथ देगा कंप्लेन करने में, और जब कंप्लेन भी हो जाती है, हम पिछले 4 साल से ये दोनों केस लड़ रहे हैं, हर वक्त सुनवाई में आप 500 किलोमीटर दूर वही जगह पर जाओ जहाँ आप अकेले हैं और सामने वाले इतने लोग हैं। तो ये दबाव का माहौल भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये केस भी ट्रांसफर नहीं होते हैं जहां उनके आ, वो रहते हैं वहां पर। और इस पूरे दोनों केसेस में, एक केस में कॉम्पनसेशन मिल गया है क्योंकि संस्था पीछे पड़ी थी, और दूसरे केस में अभी भी बच्ची को कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। तो उसकी पूरी मेडिकल एक्सपेंसेस, उस बच्चे का काउंसलिंग का एक्सपेंसेस, हर वक्त कोर्ट में 500 किलोमीटर दूर जाना, गवाहों को लेकर हाजिर होना, ये इतनी मुश्किल होती है कि ऐसे केसेस में भी जहाँ रिपोर्ट होती है, वहाँ न्याय की लड़ाई बहुत ही लंबी और मुश्किल है। पर ये रोज के डर यहाँ बच्चों के साथ भी है और महिलाओं के साथ भी है। ये बनाव जो सामने आए वो बड़े हैं, जहाँ पर अबडक्शन हुआ, किडनैपिंग हुआ, रेप हुआ, बहुत साल तक चले। पर रोज बरोज के हम बोल रहे थे क्या हो रहा है, तो केन कटर्स बोल रहे थे कि हम तो डरते हैं क्योंकि जब फसल ऊंची हो जाती है तब हम पर कोई भी वार कर सकता है। तो हम सेफ्टी के लिए फिर ग्रुप्स में जाते हैं। हम रास्ते में तेलंगाना के मजदूर कह रहे थे कि हम काम पे जाते हैं, वो भी हम कोई शेयर्ड रिक्शा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले जाते हैं। तो आप बताओ कि कहाँ कहाँ नहीं होता दीदी परेशानी। और उसमें भी जो एकल महिलाएं हैं वो तो और भी वल्नरेबल हैं, क्योंकि वो बोलती हैं कि गांव को भी पता है, लोगों को भी पता है कि ये एकल है। तो हम पर तो हर वक्त इशारों से, हाथ से, हमारे साथियों से, परिवार से और खेत मजदूरों से ये वल्नरेबिलिटी का फायदा लिया जाता है। अम, बोलने में कहाँ जाएं, तो ये पूरी व्यवस्था जो लोकल कंप्लेंट्स कमेटी की व्यवस्था है, कोई हेल्पलाइन हो, ऐसा कोई ना जानकारी है ना पहुंच है। और एलसीसी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं कि आप रोज बरोज की ये अ, बातें कहो। अम, देखना, जो गन्ना काट रही थी वो मजदूर कहती थी कि हमें गन्ना चढ़ाना होता है 50-50 किलो के ट्रक पर, तब वो काम खत्म होता है। और उसमें महिलाएं चढ़ती हैं, बोलते हैं ये पुरुष नीचे लटके रहते हैं कि हम ऊपर चढ़ी हैं तो दिखता है। रोज की नजर कैसी है, हम कपड़ा संभालते हैं, काम कर रहे हैं, तो ये जैसे वो इम्यून हो गई हैं। हम कैसे, वो हमने पूछा भी, बोलती है ये रोज की बात है, रोज का हमारा डिग्निटी पर असॉल्ट हो रहा है। आप कैसे कहें कि कहाँ कहाँ इस पर हम जवाब लें, हमारी मजबूरी है कि हम ये काम कर रहे हैं।